हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। आज हम देखेंगे जो आपकी परीक्षा जुलाई में होने वाली यूपी टेट की, उसके लिए ईबीएस के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, 45 और 21A। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा है वो अनुच्छेद 21A में लिखा गया है। ठीक है, 21A में शामिल है। ठीक है, देखो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताता हूँ कि जो 86वां संविधान संशोधन 2002 है, उसके तहत एक ये मौलिक अधिकार बन गया है। ठीक है, और इसे 21A के अनुच्छेद में जोड़ा गया है। ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्रेब्स चक्र का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल चक्र, ग्लाइकोलेट चक्र, केल्विन चक्र, इनमें से कोई नहीं। तो क्रेब्स चक्र का दूसरा नाम है साइट्रिक अम्ल चक्र, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसके लिए। ठीक है, चलिए इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं कि कोशिकाओं में श्वसन के दौरान होने वाले क्रेब्स चक्र को साइट्रिक अम्ल चक्र भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पूरी तरह से एक स्थायी उत्पाद बनता है जो साइट्रिक एसिड कहलाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, थारू जनजाति भारत में कहाँ निवास करती है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, उत्तराखंड में, थार मरुस्थल में और झारखंड में। तो जो थारू जनजाति है वो भारत में उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती है और कुछ मात्रा में उत्तराखंड में भी निवास करती है। जो उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले हैं देखो वो भी आपको मैं समझा दूं। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र जैसे लखीमपुर खीरी है, पीलीभीत है, बहराइच है, में थारू जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। कुछ हिस्सों में उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी निवास करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, ओडिशा में और मध्य प्रदेश में। जो भिलाई इस्पात संयंत्र है वो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए देखो मैं आपको इसको समझाऊं कि जो छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1955 में सोवियत संघ की मदद से की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई है? ऑप्शन है विधानसभा में, लोकसभा में, पंचायती राज संस्थाओं में और मंत्रिमंडल में। तो महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन से पंचायती राज व्यवस्थाओं में की गई है। ठीक है ना, यहाँ पर इनको 1/3 आरक्षण दिया गया है। देखो मैं आपको समझाता हूँ इसको। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन द्वारा ग्रामीण और शहरी निकायों में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए न्यूनतम 1/3 मतलब 33% सीटें आरक्षित की गई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो पौधों में जो हरापन है वो वर्णक होता है क्लोरोफिल, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखो भारतीय संघ, इधर देखो प्रधानमंत्री है, राज्य में राज्यपाल होता है तो डायरेक्ट मिला देते हैं, नगर निगम में मेयर होता है, मेयर लगा दिया, ग्राम पंचायत में सरपंच होता है, बिल्कुल सही। तो भारतीय संघ प्रधानमंत्री से मिलेगा, यानी पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा मिलेगा। ऑप्शन देख लेते हैं। देखो ऑप्शन पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, ए सही है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का संबंध सही दर्शाता है? तो ऊर्जा प्रवाह का संबंध है, देखो लिखा है इसमें उत्पादक उपभोक्ता अपघटक, उत्पादक अपघटक उपभोक्ता, इस तरह से है। तो आपको पता है पहले नंबर पर उत्पादक आता है। ठीक है, उत्पादक होते हैं, उससे घास वगैरह है ना, फल वगैरह, उसको उपभोक्ता खाते हैं। उपभोक्ता मर जाते हैं तो अपघटक उनको मिट्टी में मिला देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए का क्रम बिल्कुल सही है। ठीक है, पहले उत्पादक आता है, फिर उपभोक्ता आता है, फिर अपघटक आते हैं।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? बांदीपुर नेशनल पार्क में, कॉर्बेट नेशनल पार्क में, काजीरंगा नेशनल पार्क में और गिर नेशनल पार्क में। तो भारतीय गैंडा है वो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में संरक्षित है। ये स्पेशल भारतीय एक सींग वाले गैंडा के लिए है। ठीक है, देखो मैं आपको समझा देता हूँ। असम राज्य में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडा के लिए पूरी दुनिया मशहूर है। यहाँ दुनिया के सबसे ज़्यादा एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? देखो नहीं वाला पूछा है। देखो डाउन्स है वो ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास का ही है ना। कंपास ब्राज़ील में, ये शीतोष्ण वाला नहीं है, ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा और देख लेते हैं, पंपाज है अर्जेंटीना में, ये भी शीतोष्ण घास का प्रदेश है ना। और देखो प्रेरी अमेरिका में, ये भी शीतोष्ण है। ठीक है, तो मैंने सबको आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है। जनसंख्या से देखा जाए चाहे क्षेत्रफल से देखा जाए, हमारा आंसर सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें चीन और भारत जैसे देश आते हैं, तो जनसंख्या तो ऑटोमेटिक ज़्यादा होगी। चलिए नेक्स्ट, वर्षा जल संग्रहण क्या है? प्रयुक्त जल का संग्रहण करना, वर्षा जल का जमाव भंडारण करना, पानी का वितरण करना। तो वर्षा जल के संग्रहण का मतलब होता है वर्षा के जल का जमाव और उसका भंडारण करना, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लोकसभा की कार्रवाई के प्रथम घंटे को क्या कहते हैं? जो फर्स्ट आवर होता है लोकसभा में, उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी वो प्रश्नकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रश्नकाल, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसके लिए। चलिए मैं इसको देखो समझा देता हूँ। संसद की बैठक शुरू होने से पहले यानी 11 से 12 बजे के बीच में एक प्रश्नकाल होता है, यानी उसमें इस दौरान सांसद मंत्रियों से देश की समस्याओं और कामकाज पर सवाल पूछते हैं, इसलिए इसको प्रश्नकाल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपको प्रश्नकाल लगाना है। ठीक, देखो इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या होती है? विटामिन है इंसुलिन, प्रोटीन है, वसा है या फिर कार्बोहाइड्रेट है? तो इंसुलिन एक विटामिन है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं आपको इसको भी समझा देता हूँ। इंसुलिन हमारे अग्नाशय से निकलता है। ठीक है, जो शरीर में शुगर की मात्रा को उसको नियंत्रित करता है। रासायनिक रूप से ये पेप्टाइड या फिर प्रोटीन है जो अमीनो एसिड से बना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ऑप्शन है मूल शीर्ष में, परागकणों में, तने में और परागकोश में। तो अर्धसूत्री जो विभाजन होता है वो परागकोश में होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? ऑप्शन है भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय, लोकसभा सचिवालय। तो लोकसभा के चुनाव हेतु जो अधिसूचना जारी करता है वो भारत का निर्वाचन आयोग करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो ऑप्शन है ब्रूफेन, बी कॉम्प्लेक्स, पैरासीटामोल और लिव 52। तो जो बुखार में सबसे ज़्यादा यूज होती है दवा, उसका नाम है पैरासीटामोल, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, दही निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है? ऑप्शन है एस्परजिलस, स्ट्रेप्टोकोकस और रेक्टोवायरस और लैक्टोबैसिलस। यानी दही निर्माण में जो सूक्ष्म जीव है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो मानव जो रुधिर वर्ग है वो 4 वर्ग होते हैं, उनकी खोज है वो लैंडस्टीनर ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलो मैं इसको समझा देता हूँ। वैज्ञानिक लैंडस्टीनर ने 1900 में मानव रक्त को अलग अलग समूह में बांटा। कौन कौन से? ए में, बी में, ओ में। ठीक है, इस बेहद महत्वपूर्ण के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। ये काम की चीज़ नहीं, 3 वर्गों में बांटा। अब देखो एक रह गया वर्ग ए बी। तो ए बी की खोज किसने की थी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इससे तुरंत लास्ट वाले लेक्चर में मैंने समझाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट,
भारतीय संविधान में विधि का शासन का विचार कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है अमेरिका से, इंग्लैंड से, स्विट्जरलैंड से और आयरलैंड से। तो विधि का शासन है वो भारत में इंग्लैंड से लिया गया है, इंग्लैंड के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। ऑप्शन है राष्ट्रपति की शक्तियों से, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से और संसद की शक्तियों से। तो अभी भी पढ़ा थे हमने कि 74वां संविधान संशोधन है वो शहरी निकायों से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए? ऑप्शन है भाग 9, भाग 6, भाग 3, भाग 4। तो संविधान के जो पंचायती राज व्यवस्था है वो भाग 9 में वर्णित है। ठीक है, भाग 9 में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित वाहनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? जो वाहनों के लिए ईंधन है जैसे डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी, तो इसमें जो सीएनजी है इसको पर्यावरण स्नेही माना गया, यानी ये पर्यावरण में सबसे कम प्रदूषण करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट, गैसीय अपशिष्ट है। ऑप्शन है आपके सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों के निकलने वाला कचरा और लकड़ी कोयला जलने से निकलने वाला धुआं। देखो, धुआं और गैसीय अपशिष्ट बिल्कुल मैच कर गया, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होते हैं? कौन से पौधे हैं जो दूर दूर तक उगाते हैं, दूर दूर तक पहुंच जाते हैं? बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बीज द्वारा, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे और कायनिक प्रजनन द्वारा। तो देखो, जिनके फल मीठे होते हैं, है ना, रसीले होते हैं, उन पर पक्षी बैठते हैं, खाते हैं, उनको मुंह में ले जाते हैं, अपने दूर फेंक देते हैं, तो ऐसे कर वो दूर दूर तक पहुंच जाते हैं, यानी फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जब एक जीव लाभ लेता है और बिना दूसरे सहवासी को प्रभावित किए तो वो क्या कहलाता है? देखो, एक को तो लाभ हो रहा है लेकिन दूसरे को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उसको क्या कहते हैं? हम सहभोजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहभोजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखो, मैं इसको आपको समझा देता हूँ। देखो, इस तरह के रिश्ते को सहभोजिता कहते हैं, कमेंसलिज्म कहते हैं, जहाँ एक जीव को तो फायदा होता है लेकिन दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ना तो उसे फायदा होता है ना ही नुकसान होता है। ठीक है, जैसे पेड़ की शाखा पर आर्किड का पौधा उगाता है, तो पेड़ को तो कोई लाभ नहीं लेकिन आर्किड को सहारा मिल जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट, मोर सांप को खाता है और सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं। तो मोर बताओ पोषण स्तर पर तल पर कहाँ पर है? तो देखो, हरे पौधे उसको कीड़ा खा रहा है ना, कीड़ों को सांप खा रहा है, सांप को मोर खा रहा है, मोर को कोई नहीं खा रहा है, तो मोर सबसे ऊपर पायदाने पर है, मतलब शीर्ष पिरामिड पर है ना। तो इसमें देखो लिखा भी प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम अपघटक, प्राथमिक अपघटक और खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर है क्योंकि उसे कोई नहीं खा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? ऑप्शन बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर और चूना पत्थर। तो ये कायांतरित सेल है वो संगमरमर उदाहरण सही है बिल्कुल। ठीक है ना, चूना पत्थर जमीन के अंदर अत्यधिक गर्मी और दबाव के कारण अपना रूप बदल लेता है, वही क्या बन जाता है? संगमरमर बन जाता है। बदलने के कारण इसे कायांतरित सेल कहते हैं। ठीक है, चलिए, महासागरों में निम्नलिखित में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो महासागरों में जो सर्वाधिक लवण है वो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, मतलब नमक यानी NaCl। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, राज्यसभा में होने वाली सभी सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा के जो पदेन अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? उपराष्ट्रपति जी करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए देखो, आज के लेक्चर में हमने सुपर 30 क्वेश्चंस देखे। आपको आज की वीडियो कैसी लगी? आप कुछ नया सीखे? कमेंट बॉक्स में बताइए आपको नेक्स्ट लेक्चर किस पर चाहिए। ठीक है, तो उसको मैं आपको समझाऊंगा।
ठीक है। और वीडियो कैसे लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई प्रश्न पूछना हो वो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। आपकी तैयारी बेहतर हो, ठीक है। धन्यवाद।